हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी, आने वालों की भी और जाने वालों की भी। तभी स्टेशन पर घोषणा हुई, कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 15 घंटे लेट है। ये सुनते ही अमित का चेहरा फीका पड़ गया। कहीं घरवाले ढूंढते रेलवे स्टेशन तक न आ जाएं। उसने 3 दिन पहले ही आरक्षण करा लिया था मुंबई के लिए, पर घोषणा सुनकर तो उसके सारे प्लान का कबाड़ा हो गया था। हताशा में उसने चलने को तैयार खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। हड़बड़ाहट में वो उसी की ओर भागा। अंदर घुसने के लिए अमित को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंदर पैर रखने की जगह भी मुश्किल से थी। सभी लोग खड़े थे, क्या पुरुष और क्या औरत। सभी का बुरा हाल था, और जो बैठे थे वो बैठे नहीं थे बल्कि लेटे थे, पूरी सीट पर कब्जा किए हुए थे। अमित ने बाहर झांका। उसको डर था घर वाले आकर उसको पकड़ न लें, वापस न ले जाएं, उसका सपना टूट न जाए हीरो बनने का। अमित घर से भाग कर आया था। शक्ल सूरत से तो हीरो ही लगता था, कद में अमिताभ जैसा, स्मार्टनेस में सलमान जैसा, और बॉडी में आमिर जैसा, और अभिनय में शाहरुख खान जैसा। वो इन सब का दीवाना था। इसके साथ ही हीरोइन का भी उसने सुना था, एक बार कामयाब हो जाओ तो फिर सारी जवान हसीन लड़कियां, सारी मॉडल्स हीरो के नीचे ही रहती हैं। बस यही मकसद था उसका हीरो बनने का। रेलगाड़ी के चलने पर उसने राहत की सांस ली। हीरोगिरी के सपनों में खोए हुए अमित को अचानक पीछे से किसी ने धक्का मारा। वो चौंक कर पीछे पलटा। देखकर नहीं खड़े हो सकते क्या भैया? बुकिंग करा रखी है क्या? अमित देखता ही रह गया। गांव की सी लगने वाली एक अल्हड़ जवान युवती वो उसको डांट रही थी। उम्र करीब 22 साल होगी, नई शादीशुदा लगती थी। चोली और घाघरे में छोटा कद होने की वजह से अमित को उसका श्याम रंग शरीर काफ़ी अंदर तक दिखाई दे रहा था। शरीर का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं लगता था, पर जितना भी था मनमोहक था। अमित उसकी बातों पर कम, उसकी छलकते हुए शरीर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। उस अबला की पुकार सुनकर भीड़ में से करीब 45 साल के एक आदमी ने सर निकाल कर कहा, कौन है बे? पर जब अमित के डीन को देखा तो उसका सुर ही बदल गया। भाई, कोई मर्जी से थोड़े ही किसी के ऊपर आता है, या तो कोई मर्जी से बुलाए या फिर मजबूरी हो, जैसे कि अब है। उसकी बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। तभी भीड़ में से एक बूढ़े की आवाज़ आई, कविता ठीक तो है बेटी? पल्ले से सर ढकते हुए कविता ने जवाब दिया, कहाँ ठीक हूँ बापू। और फिर से बुदबुदाने लगी, अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते क्या? अमित ने उसके चेहरे को देखा। रंग गोरा नहीं था, पर चेहरे के नैन नक्श तो किसी हीरोइन को भी मात देते थे। गोल चेहरा, पतली छोटी सी नाक, और कमल की पंखुड़ियों जैसे होंठ। अमित बार बार कनखियों से उसको देखता रहा। तभी कविता ने आवाज़ लगाई, सुनीता ठीक है क्या बापू? वहाँ जगह ना हो तो यहाँ भेज दो, यहाँ थोड़ी सी जगह बन गई है। और सुनीता वहीं पर आ गई। कविता ने अपने और अमित के बीच सुनीता को खड़ा कर लिया। सुनीता का गदराया हुआ शरीर अमित से चिपका हुआ था। ये तो कविता ने सोने पर सुहागा कर दिया था। अब अमित कविता को छोड़कर सुनीता को ही देखने लगा। उसका शरीर भी काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ था। एक मैली सी शलवार कमीज डाल रखी थी। उसका कद भी करीब 5 फुट 2 इंच होगा। उसका चेहरा भी उतना ही सुंदर था, और थोड़ी सी लाली भी झलक रही थी। कुल मिलाकर अमित को टाइम पास का मस्त साधन मिल गया था। सुनीता कुंवारी लगती थी, उम्र से भी और शरीर से भी। अमित रह रहकर अनजान बनते हुए उसका स्पर्श करने लगा, पर शायद उसको एहसास नहीं हो रहा था, या फिर क्या पता उसको भी आनंद आ रहा हो। अगले स्टेशन पर डिब्बे में और भी ज़्यादा लोग घुसाए, और लाख कोशिशें करने के बाद भी कविता अपने चारों ओर लफंगे लोगों को सटकर खड़ा होने से ना रोक सकी। उसका अब दम सा घुटने लगा था। एक आदमी ने तो शायद उसके पीछे से ही उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी थी। वो उछल पड़ी, क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है क्या? ए मैडम,
ज़्यादा बकवास क्यों करती है? ज़्यादा ठंडा हवा खाने का इतना ही शौक है तो अपनी गाड़ी में बैठ कर आती। आदमी भड़क कर बोला और ऐसे ही खड़ा रहा। कविता एकदम दुबक सी गई। वो तो बस अमित जैसों पर ही डांट मार सकती थी। कविता को मुस्टंडे लोगों की भीड़ में अमित ही थोड़ा शरीफ लगा। वो सुनीता और अमित के साथ चिपक कर खड़ी हो गई, जैसे कहना चाहती हो, तुम ही सही हो, इनसे तो भगवान ही बचाए। अमित भी जैसे उनके चिपकने का मतलब समझ गया। उसने पलटकर अपना मुंह उनकी ओर कर लिया था और अपनी लंबी मजबूत बाजू उनके चारों ओर बैरियर की तरह लगा दी। कविता ने अमित को देखा। अमित थोड़ी हिचक के साथ बोला, जी उधर से दबाव पड़ रहा है, आपको परेशानी ना हो इसलिए अपने हाथ बर्थ सीट से लगा लें। कविता जैसे उसका मतलब समझी ही ना हो। उसने अमित से बोलना बंद करते ही अपनी नज़रें हटा लीं। अब अमित उसके शरीर को अंदर तक और सुनीता को बाहर से देखने का आनंद ले रहा था। कविता ने अब कोशिश भी नहीं की उनको अमित की नज़रों से बचाने की। कहाँ जा रहे हो? कविता ने लोगों से उसको बचाने के लिए जैसे धन्यवाद देने की खातिर पूछ लिया। मुंबई। अमित उसकी बदली आवाज़ पर काफ़ी हैरान था। और तुम? भैया जी हम भी मुंबई ही जा रहे हैं, पर लगता नहीं कि पहुंच पाएंगे मुंबई तक। कविता अब मीठी आवाज़ में बात कर रही थी। क्यों? अमित ने बात बढ़ाई। अब इतनी भीड़ में क्या भरोसा? मैंने कहा तो है बापू से कि जयपुर से तत्काल करा लो, पर वो बुढ़ाऊ माने तब ना। भाभी, बापू को ऐसे क्यों बोलती हो? सुनीता की आवाज़ उसके चिकने शरीर पर जैसे ही मीठी थी। अमित ने एक बार फिर कविता को अंदर तक देखा। अमित ने मन ही मन एक योजना बना ली। अब वो इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता था। मैं आपके बापू से बात करूं क्या? मेरे पास आरक्षण के 4 टिकट हैं। मेरे और दोस्त भी आने वाले थे, पर अब वो नहीं आ पाए। मैं भी जयपुर से उसी में जाऊंगा। कल रात को करीब 10 बजे वो जयपुर पहुंचेगी। तुम चाहो तो मुझे साधारण किराया दे देना आगे का। अमित को डर था कि किराया ना मांगने पर कहीं वो और कुछ ना समझ बैठें। बापू ज़रा इधर को आना, कविता ने जैसे गुस्से में आवाज़ लगाई। अरे मुश्किल से तो यहाँ दोनों पैर टिकाए हैं, अब इस जगह को भी खोदूं क्या? बूढ़े ने सर निकाल कर कहा। उधर सुनीता के साथ अमित का स्पर्श बार बार हो रहा था। कसमसाकर सुनीता खामोश खड़ी रही। अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। अब एड़ियों पर कब तक खड़ी रहती बेचारी सुनीता। अमित पीछे से ही अपनी गलत हरकतों से सुनीता को परेशान कर रहा था। वो जैसे ही नीचे झुकी, सुनीता की आवाज़ निकल गई। क्या हुआ सुनीता? कविता ने उसको देखकर पूछा। कुछ नहीं भाभी, तुम बापू से कहो ना, आरक्षण वाला टिकट लेने के लिए भैया से। अमित को भैया कहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बापू, कविता चिल्लाई। बापू ने अपना मुंह इस तरफ निकाला। एक बार अमित को घूरा इस तरह खड़े होने के लिए और फिर भीड़ देखकर समझ गया कि अमित तो उनको उल्टा बचा ही रहा है। क्या है बेटी? कविता ने घूंघट निकाल लिया था। इनके पास आरक्षण की टिकट है जयपुर से आगे के लिए, इनके काम की नहीं है। ये कह रहे हैं सामान्य किराया लेकर दे देंगे। उसके बापू ने अमित को ऊपर से नीचे देखा, संतुष्ट होकर बोला, अरे ये तो बड़ा उपकार होगा भैया हम गरीबों पर, किराया सामान्य का ही लोगे ना? अमित ने खुश होकर कहा। ताऊ जी मेरे किस काम की हैं, मुझे तो जो मिल जाएगा फायदे का ही सौदा होगा। ये कहते हुए वो दुआ कर रहा था कि ताऊ को पता न लगे कि टिकट वापस भी हो जाती हैं। ठीक है भैया, जयपुर उतर जाएंगे, बड़ी मेहरबानी कहकर भीड़ में उसका मुंह गायब हो गया। अमित का ध्यान सुनीता पर गया। वो धीरे धीरे भीड़ आगे पीछे हो रही थी। उसको अच्छा लग रहा था। कुछ देर ऐसे ही होते रहने के बाद उसकी आंखें बंद हो गईं और उसने कविता को जोर से पकड़ लिया। क्या हुआ सुनीता? ये संभलते हुए वो बोली। कुछ नहीं भाभी, बस चक्कर आ गया था। अब तक अमित समझ चुका था कि सुनीता मुफ्त में ही आनंद ले गई। जैसे एक बार अमित के मन में आई कि टॉयलेट में जाकर खुद को शांत कर आए, पर उसके बाद ये खास जगह खोने का डर था। अचानक किसी ने लाइट के आगे कुछ लटका दिया, जिससे आसपास अंधेरा सा हो गया। इस बार अमित से रहा न गया।
कुछ तो रोशनी कम होने का फ़ायदा, कुछ ये विश्वास कि सुनीता मज़े ले रही है। अमित ने महसूस किया उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, अलबत्ता थोड़ा डर ज़रूर था, भाभी का और दूसरी सवारियों का, कहीं वो देख न लें। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, यात्री खड़े खड़े ही ऊँघने लगे थे। अमित ने देखा कि कविता भी ऊँघ रही है, खड़ी खड़ी। अमित ने भी किसी सज्जन पुरुष की तरह उसकी गर्दन के साथ अपना हाथ सटा दिया। कविता ने एक बार अमित को देखा और फिर आंखें बंद कर लीं। अब अमित और खुलकर खतरा उठा सकता था। अमित को अब सुनीता का डर नहीं था। ऐसा करते हुए अमित खुद के दिमाग की दाद दे रहा था। सुनीता ने कुछ देर ये तरीका समझा और फिर आगे का काम खुद संभाल लिया। अमित निहाल हो गया था, पर यात्रा अभी बहुत बाकी थी। उसने पहली बार अमित की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अचानक अमित को धक्का मुक्का लगा और वो हड़बड़ाकर पीछे हो गया। अमित ने देखा उसकी जगह करीब 45-46 साल के एक काले कलूटे आदमी ने ले ली थी। अमित उसको उठाकर फेंकने ही वाला था कि उस आदमी ने धीरे से सुनीता के कान में बोला, चुप करके खड़ी रहना। मैंने तुझे इस लंबू के साथ बड़ा आनंद लेते हुए देखा है। ज़्यादा हिली तो सबको बता दूंगा। सुनीता डर गई। उसने अमित की तरफ देखा। अमित पंगा लेना नहीं चाहता था और दूर हटकर खड़ा हो गया। उस आदमी का जायज़ा अलग था। सुनीता पूरा जोर लगाकर पीछे हट गई, कहीं भाभी न जाग जाएं। सुनीता का बुरा हाल था। सुनीता विरोध नहीं कर सकती थी। उसने अपना मुंह फेरे खड़े हुए अमित की तरफ देखा। सुनीता को अच्छा तो बहुत लग रहा था, पर अमित जैसे सुंदर छोकरे के हाथ लगने के बाद उस कबाड़ की छेड़छाड़ अब बुरी लग रही थी। लगता था जैसे सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं। सुनीता की आंखें शर्म से झुक गईं, पर वो कुछ न बोल पाई। कहते हैं ज़बरदस्ती में खुशी ज़्यादा होती है। इसको सुनीता का सौभाग्य कहें या कालू का दुर्भाग्य। गनीमत हुई कि जयपुर स्टेशन आ गया, वरना कई और भेड़िए इंतज़ार में खड़े थे अपनी अपनी बारी के लिए। जयपुर रेलवे स्टेशन पर वो सब ट्रेन से उतर गए। सुनीता का अब बुरा हाल था। वो जानबूझकर पीछे रह जाती थी ताकि किसी को उसके कपड़ों पर गंदगी ना दिखाई दे। अमित बोला, ताऊ जी कुछ खा पी लें बाहर चलकर। ताऊ पता नहीं किस किस्म का आदमी था। बोला, भाई जाकर तुम खाओ, हम तो अपना खाना साथ लेकर आए हैं। कविता ने उसको दुत्कारा, आप भी ना बापू, जब हम खाएंगे तो ये नहीं खा सकता क्या हमारे साथ? ताऊ बोला, बेटी मैंने तो इसलिए कह दिया था, कहीं इसको हमारा खाना अच्छा ना लगे। शहर का लड़का है ना। हे राम, पैर दुखने लगे हैं। अमित, इसलिए तो कहता हूँ ताऊ जी, किसी होटल में चलते हैं, खा भी लेंगे और सुस्ता भी लेंगे। ताऊ, बेटा कहता तो ठीक है, पर उसके लिए पैसे। अमित, पैसों की चिंता मत करो ताऊ जी, मेरे पास हैं। अमित के एटीएम में लाखों रुपए थे। ताऊ, फिर तो चलो बेटा, होटल का ही खा लेते हैं। होटल में बैठते ही तीनों के होश उड़ गए। देखा तो सुनीता साथ नहीं थी। ताऊ और कविता का चेहरा तो जैसे सफ़ेद हो गया था। अमित ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, ताऊ जी मैं देख कर आता हूँ, आप यहीं पर बैठकर खाना खाइए तब तक। कविता, मैं भी चलती हूँ साथ तुम्हारे। ताऊ जी, नहीं कविता, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, तुम यहीं बैठी रहो। जा बेटा जल्दी जा, और उसी रास्ते से देखते जाना जिससे हम आए थे। मेरे तो पैरों में जान नहीं है, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ जाता। अमित उसको ढूंढने निकल गया। अमित के मन में कई तरह की बातें आ रही थीं। कहीं पीछे से उसको किसी ने अगवा न कर लिया हो, कहीं वो कालू आदमी वो स्टेशन के अंदर घुसा ही था कि पीछे से आवाज़ आई, भैया। अमित को आवाज़ सुनी हुई लगी तो वो पलटकर देखने लगा। सुनीता स्टेशन के प्रवेश द्वार पर सहमी हुई सी खड़ी थी। अमित जैसे भाग कर गया। पागल हो क्या, यहाँ क्या कर रही हो, चलो जल्दी। सुनीता अब शांत थी। मैं क्या करती भैया, तुम ही गायब हो गए अचानक। ए सुन, ये मुझे भैया भैया मत बोल। क्यों? क्योंकि ट्रेन में मैंने, और ट्रेन का वाक़या याद आते ही अमित के दिमाग में एक प्लान बन गया। मेरा नाम अमित है समझी, और मुझे तू नाम से ही बुलाएगी। चल जल्दी चल। अमित ये कहकर आगे बढ़ गया और सुनीता उसके पीछे पीछे चलती रही।
अमित उसको शहर की ओर ना ले जाकर स्टेशन से बाहर निकलते ही रेल की पटरी के साथ साथ एक सड़क पर चलने लगा। आगे अंधेरा था, वहाँ काम बन सकता था। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो अमित? सुनीता अंधेरा सा देखकर चिंतित हो गई। तो चुपचाप मेरे पीछे आ जा, नहीं तो कोई उस कालू जैसा तुम्हारी, समझ गई ना? अमित ने उसको ट्रेन की बातें याद दिलाकर तैयार करने की कोशिश की। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? इतने तगड़े होकर भी डर गए, सुनीता ने शिकायती लहजे में कहा। अच्छा, तुझे याद नहीं वो क्या बोल रहा था? सबको बता देता। सुनीता चुप हो गई। अमित बोला, और तुम खो कैसे गई थी? साथ साथ नहीं चल सकती थी? सुनीता को अपनी शलवार याद आ गई। वो मैं, ये कहते कहते वो चुप हो गई। क्या? अमित ने बात पूरी करने को कहा। उसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए थे, मैं झुककर उनको साफ करने लगी। उठकर देखा तो तुम सब लोग गायब थे। अमित ने उसकी कपड़ों को देखने की कोशिश की, पर अंधेरा इतना गहरा था कि सफ़ेद सी शलवार भी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। अमित ने देखा पटरी के साथ में एक खाली डिब्बा खड़ा है, साइड वाले अतिरिक्त पटरी पर। अमित कांटों से होता हुआ उस रेलगाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगा। ये तुम कहाँ जा रहे हो अमित? आना है तो आ जाओ, वरना भाड़ में जाओ, ज़्यादा सवाल मत करो। वो चुपचाप चलती गई। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अमित इधर उधर देखकर डब्बे के अंदर चला गया। सुनीता ना चढ़ी, वो खतरे को भांप चुकी थी। प्लीज़ मुझे मेरे बापू के पास ले चलो, वो डर कर रोने लगी। उसकी सुबकियां अंधेरे में साफ साफ सुनाई दे रही थीं। देखो सुनीता, डरो मत, मैं वही करूँगा बस जो मैंने ट्रेन में किया था। फिर तुम्हें बापू के पास ले जाऊँगा। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं यहीं से भाग जाऊँगा। फिर कोई तुम्हें उठाकर ले जाएगा और मार्केट में बेच देगा। फिर करती रहना सारी उम्र। अमित ने उसको डराने की कोशिश की और उसकी ये तरकीब काम आ गई। सुनीता को सारी उम्र मेहनत से एक बार की मेहनत करवाने में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। वो डब्बे के अंदर चली गई। डब्बे में चढ़ते ही अमित ने उसको लपक लिया। सुनीता को अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो बस अपने बापू के पास जाना चाहती थी। अब जल्दी कर लो ना, ये क्या कर रहे हो? ज़्यादा मत बोल। अब तूने अगर किसी भी बात को ना कहा तो मैं तभी भाग जाऊंगा, यहीं छोड़कर, समझी? अमित की धमकी काम कर गई। अब वो बिल्कुल चुप हो गई। सुनीता बेचारी करती भी तो क्या करती, फिर से चुप हो गई। अमित ने पैंट में से मोबाइल निकाला और उसको चालू करके उससे रोशनी कर ली। अमित ने देखा सुनीता बहुत ज़्यादा डर से कांप रही थी और उसके गाल गीले हो चुके थे। थोड़ी देर पहले रोने की वजह से उसका सारा शरीर पसीने से शराबोर हो गया था, पर वो कुछ नहीं बोली। उसको अपने बापू के पास जाना था। अमित का भी बुरा हाल था। उसने सुनीता को डराया ज़रूर था, पर उसको लगता था कि सुनीता सब कुछ भूल जाएगी। अमित भी अब जल्दी में लग रहा था। जल्दी चलो, वो तेजी से होटल की ओर चल पड़े। सुनीता मन ही मन सोच रही थी कि बापू के पास जाते ही इसकी सारी करतूत बताऊंगी, पर जब वो होटल पहुंचे तो वो हैरान हो गए। ना बापू मिला और ना ही कविता। अमित ने वेटर को बुलाया। वो कहाँ हैं जो अभी यहाँ बैठे हुए थे? वो तो जनाब आपके जाने के 5 मिनट बाद ही खाना खाए और निकल गए थे। सुनीता भी परेशान थी। अब क्या करेंगे? करेंगे क्या, उनको ढूंढेंगे, अमित ने बड़बड़ाते हुए कहा। अमित को याद आया उसके सारे कपड़े बैग में ही चले गए। अच्छा हुआ उसने छोटे बैग में अपना पर्स और मोबाइल रखकर अपने पास ही रख लिया था। वो स्टेशन तक देखकर आए, पर उन्हें बापू और बेटी में से कोई न दिखाई दिया। अब सुबह हो चुकी थी, पर उन दोनों का कोई अता पता न चला। थक हार कर उन्होंने चाय पी और मार्केट की तरफ चले गए। एक गारमेंट्स की दुकान पर पहुंचकर अमित ने देखा कि सुनीता एक पुतले पर टंगी हुई ड्रेस को गौर से देख रही थी। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। ड्रेस चाहिए क्या? सुनीता ने अपनी शलवार की तरफ देखा और बोली, नहीं। चलो, और वो सुनीता को अंदर ले गया। सुनीता जब दुकान से बाहर निकली तो शहर की मस्त लड़की लग रही थी। सुनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अमित ने उसको फिर से डराकर होटल में ले जाकर प्यार करने का सोचा। सुनीता, अगर तुम्हारे बापू और कविता ना मिले तो
मैं तो चाहती हूँ वो लोग मर जाएं। सुनीता कड़वा मुंह करके बोली। अमित उसको देखता ही रह गया। ये क्या कह रही हो तुम? अमित ने हैरानी से पूछा। सुनीता कुछ न बोली। एक बार अमित की ओर देखा और बोली, ट्रेन कितने बजे की है? अमित ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। सुनीता, तुम अपने बाप। दोस्तों, ये ट्रेन के सफ़र का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज़ पहला भाग भी देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर आप चाहें तो चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं। अब आगे। बूढ़ा ताऊ और कविता कहीं कमरे में लेटे हुए थे। अब क्या करेंगे? बूढ़े ताऊ ने कविता से कहा। करेंगे क्या? चलो स्टेशन। बैग में तो कुछ मिला नहीं। उसने पुलिस बुला ली होगी तो? ताऊ ने कहा। अब जाना तो पड़ेगा ही ना, सुनीता को भी तो लाना ही है, कविता ने जवाब दिया। उन्होंने अपने कपड़े पहने और स्टेशन के लिए निकल पड़े। उधर अमित के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थीं। ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ। किसी को नहीं बताना प्लीज़, सुनीता ने भोलेपन से कहा। फिर तुम उनके पास कैसे आ गईं? अमित का धैर्य अब जवाब दे गया था। ये लोग मुझे खरीद कर लाए हैं दिल्ली से। सुनीता अमित पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर बैठी थी। 1 लाख रुपये में? तो तुम दिल्ली की हो? अमित को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। सुनीता ने उसकी जानकारी और बढ़ाई। वहाँ से दिल्ली कैसे आई? अमित की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। राजकुमार भैया लाए थे। घर वालों ने भेज दिया था तुम्हारे? हाँ, वो गांव से और भी लड़कियां लाता है। क्या काम करवाता है वो? मुझे क्या पता, कहा तो यही था कि कोठियों पर काम करवाएंगे, बर्तन सफाई वगैरह। फिर घर वालों ने उस पर विश्वास कैसे कर लिया? सुनीता ने कहा, वो सभी लड़कियों के घर वालों को 1000 रुपये महीने के भेजता है। अमित बोला, पर उसने तो तुम्हें बेच दिया है, अब वो रुपए कब देगा? सुनीता, वो 1000 रुपये महीना देंगे, मैंने उनकी बात सुनी थी। 1 लाख रुपए के अलावा। अमित, तो तुम्हें सच में नहीं पता ये तुम्हारा लोग क्या करेंगे? सुनीता, नहीं मालूम। तुम्हारे साथ किसी ने कभी ऐसा वैसा किया है क्या? अमित ने पूछा। सुनीता, कैसा वैसा? अमित, हे भगवान, जैसे मैंने किया था ट्रेन में। सुनीता ने कहा, हाँ। अमित ने पूछा, किसने? सुनीता ने कहा, तुमने। और फिर गुस्से से बोली, उस काले कलूटे ने। अमित उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। अमित, तू इनको बापू और भाभी जी क्यों कह रही थी? सुनीता, इन्होंने ही समझाया था। तभी वो बूढ़ा और कविता उन दोनों के सामने आते हुए दिखाई दिए। सुनीता, उनको मत बताना कुछ भी, उन्होंने कहा है। किसी को भी बताया तो जान से मार देंगे। बूढ़े ने जब सुनीता को नए कपड़ों में देखा तो वो शक से अमित की ओर देखने लगा। सुनीता, बापू, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, इन्होंने दिलवा दिए, इनके पास बहुत पैसा है। बापू, धन्यवाद बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं। कविता इस तरह से अमित को देखने लगी जैसे वो भी अमित से ड्रेस खरीदना चाहती हो। अमित, अब क्या करें? किसी होटल में रेस्ट करें रात तक। बूढ़ा, देख लो बेटा, अगर पैसे हो तो। अमित, पैसे की चिंता मत करो ताऊ जी, पैसा बहुत है मेरे पास। बूढ़ा इस तरह से अमित को देखने लगा जैसे पूछना चाहता हो, कहाँ है पैसा? और वो एक होटल में चले गए। उन्होंने 2 कमरे रात तक के लिए लिए, एक अकेले अमित के लिए और दूसरा उस घर परिवार के लिए। थोड़ी ही देर में बूढ़ा उन दोनों को समझाकर अमित के पास आ गया। बेटा, मैं ज़रा इधर लेट लूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तुझे अगर गप्पे लड़ाने हो तो उधर चला जा। सुनीता तो तेरी बहुत तारीफ कर रही थी। अमित, वो तो ठीक है ताऊ, पर आप रात को कहाँ निकल गए थे? बूढ़ा, कहाँ निकल गए थे बेटा? वो किसी ने हमें बताया कि ऐसी लड़की तो शहर की ओर जा रही है, इसलिए हम उधर देखने चले गए थे। अमित उठा और दूसरे कमरे में चला गया। योजना के मुताबिक कविता दरवाज़ा खुला छोड़े शीशे के सामने खड़ी थी और कुछ पहनने का नाटक कर रही थी। अमित के आते ही उसने एकदम चौंकाने का नाटक किया। वो घुटनों के बल बैठ गई जैसे अपने आप को ढकने का नाटक कर रही हो। सुनीता बाथरूम में थी।
उसके बाद में आना था, अगर कविता असर न जमा पाए तो। कविता ने शर्माने की एक्टिंग शुरू कर दी। अमित, माफ़ कीजिए भाभी। कविता, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। कविता को डर था वो कहीं वापस न चला जाए। वो अपने शरीर की झलक अमित को दिखाती रही। फिर अमित को कहाँ जाना था, उसने छोटे कद की भाभी को उठा लिया। कविता, कहीं बापू ना आ जाए। अमित ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया, उसको बेड पर लिटा दिया सीधा। दरवाज़ा तो बंद कर दो। अमित ने दरवाज़ा बंद करते हुए पूछा। सुनीता कहाँ है? कविता, वो नहा रही है। अमित, वो बूढ़ा तुम्हारा बाप है या ससुर? कविता ने जवाब दिया, ससुर। कोई बच्चा भी है? कविता ने कहा, हाँ। अमित, लगता तो नहीं है, छोटा ही होगा। कविता ने कहा, हाँ, 1 साल का ही है। ऐसा करके अमित को एक बात तो पक्का हो गई थी कि वो माँ नहीं हो सकती 1 साल के बच्चे की। उधर बूढ़े ने कमरे का एक एक कोना छान मारा, पर उसे उन पैसों का कोई सुराग न मिला जिनके बारे में अमित बार बार कह रहा था कि पैसे बहुत हैं। थक हार कर, मन महसूस कर वो बिस्तर पर लेट गया और अमित के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। अमित को याद आया उसको आरक्षण भी कराना है, 3 और टिकटों का। वो बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन पर उसने 3 के बजाय 4 नई टिकट आरक्षित करा ली। उसको उनके साथ वाली सीट ही चाहिए थी। उधर अमित के जाते ही कविता दूसरे कमरे में गई। बापू, कुछ मिला क्या? अरे कहाँ कविता, मैंने तो हर जगह देख लिया, कहीं उसके पर्स में ना हो। सुनीता भी आ गई। तू पागल है क्या? भला पर्स में इतने सारे पैसे कौन रखता है? बूढ़े ने कहा। तो फिर चलें क्या? कविता ने कहा। वो तो बाहर गया है। बूढ़ा, क्या जल्दी है, आरक्षण वाला सफ़र करके भी देख लेंगे, शायद वहाँ कुछ बात बन जाए। उसने कुछ किया तो नहीं? कविता, किया नहीं, ये देखो क्या बना दिया। कविता ने खोल कर दिखाया। चल सुनीता, तू भी दिखा दे। सुनीता ने कुछ नहीं दिखाया, वो चुपचाप सुनती रही। कविता, ओहो, वहाँ तो बड़ी खुश होकर प्यार कर रही थी। तुझे भी बड़े शौक हैं। तीनों इकट्ठे ही बैठे थे जब अमित आरक्षण कराकर अंदर आया था। अमित को देखते ही कविता ने अपना पल्लू ठीक किया। अमित, ट्रेन 9 बजे की है, कुछ देर सो लो, फिर खाना खाकर चलते हैं। और अमित के इशारा करते ही वो तीनों वहाँ से उठकर जाने लगे। तब अमित ने सबसे पीछे जा रही सुनीता का हाथ पकड़कर खींच लिया। सुनीता, मुझे जाने दो। अमित, दरवाज़ा बंद करते हुए। क्यों जाने दूँ मेरी जान? सुनीता, तुम फिर मुझे परेशान करोगे। अमित, तो तुम्हारा दिल नहीं करता क्या? सुनीता, नहीं, मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे जाने दो ना। अमित ने उसको छोड़ दिया। जाते हुए देखकर वो उसको बोला, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। सुनीता हंसने लगी और दरवाज़ा खोल कर चली गई। दूसरे कमरे में जाते ही बूढ़े ने सुनीता को डांटा। तुमने उस लड़के को कुछ बताया तो नहीं? सुनीता डर गई पर बोली, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। कविता सुनीता से बोली, राजकुमार को तो तुमने हाथ भी नहीं लगाने दिया था, इससे कैसे करवा लिया? सुनीता कुछ नहीं बोली। वो कविता के बराबर में जाकर लेट गई। बूढ़े ने पूछा, सुनीता, तुमने उसके पास पैसे वैसे देखे हैं या नहीं? सुनीता ने कहा, हाँ, पैसे तो बहुत हैं। वो एक कमरे में गया था और वहाँ से पैसे लेकर आया था, बहुत सारे। बूढ़ा, कमरे में से? कौन से कमरे में से? सुनीता, उधर मार्केट से। बूढ़ा, अबे यार, एटीएम से पैसे हैं इसके। ऐसा करो कविता, तुम इसको अपने जाल में फंसाकर अपने गांव ले चलो, वहाँ इससे एटीएम भी छीन लेंगे और इसका वो कोड भी पूछ लेंगे जिसके भरने के बाद पैसे निकलते हैं। कविता का उससे फिर से प्यार करने का दिल कर रहा था। बड़ा मज़ा आया था उसको। पैसों में तो उसको बूढ़े ही ज़्यादा लेकर जाते थे। क्या मैं अभी चली जाऊं फंसने के लिए? बूढ़ा, जल्दी जल्दी मत किया करो, अगर उसका मन तुमसे भर गया तो फिर नहीं चलेगा वो। कविता, तो फिर ये है ना, बड़ी मस्त होकर प्यार कर रही थी उससे। सुनीता, नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बूढ़ा, तो अभी सो जाओ, रेलगाड़ी में ही करना अब काम,
उसके साथ ही बैठ जाना और तीनों लेट गए। ठीक 9 बजे राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन पर आई। जब अमित ने उनको एक डब्बा दिखाया तो बूढ़ा भागकर उसमें चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसके पीछे ही वो दोनों भी भाग ली। उनको लगा जैसे पीछे रह गई तो सीट नहीं मिलेगी। तभी बूढ़ा खड़ा होकर हंसने लगा। अरे आरक्षण में भी कोई भाग कर चढ़ता है क्या? यहाँ तो सीट मिलनी ही मिलनी है, चाहे सबसे बाद में चढ़ो। अमित हंसने लगा। चारों लोग ट्रेन में चढ़ गए। अमित अपनी सीट देखकर ऊपर जा बैठा तो पीछे पीछे ही वो भी उसी बर्थ पर चढ़ गया। अमित, क्या हो गया ताऊ? उसकी सीट पर जाओ ना नीचे। ताऊ, ये अपनी सीट नहीं है क्या? अमित उनकी बात समझ गया। ताऊ, सबकी अलग अलग सीट है, ये चारों सीटें अपनी ही हैं। ताऊ, अच्छा बेटा, मैं तो आरक्षण में कभी बैठा ही नहीं हूँ, गलती हो गई। ये कहकर ताऊ नीचे उतर गया। सुनीता भी और कविता सामने वाली बर्थ पर ऊपर जा बैठी। बूढ़ा अमित के ठीक नीचे था और सुनीता नीचे के सामने वाली सीट पर। उनको इस तरह करते हुए देखकर एक नकचिड़ी लड़की बोली, कभी बैठे नहीं हो क्या ट्रेन में? ये कहकर वो हंसने लगी। बड़ी घमंडी सी मालूम होती थी और बड़े घर की भी थी। अमित ने उस पर गौर किया। 22-23 साल की गोरी सी लड़की थी। कोई अमित को सिर्फ उसका चेहरा दिख गया था। वो लेटी हुई थी। उसकी बात सुनकर कविता तुनक कर लड़ाई के मूड में आ गई। तुमको क्या है, हम जहाँ चाहें वहाँ बैठेंगे, चारों सीटें हमारी हैं, बड़ी आई है। इस बात पर उस लड़की को भी गुस्सा आ गया। हे स्टूपिड विलेजर, जस्ट बी इन लिमिट, डोंट ट्राई टू मेस विद मी। कविता, अरे क्या बक बक कर रही है तू? तेरी माँ होगी स्टूपिड। कविता को बस स्टूपिड ही समझ में आया था और उसको पता था ये एक गाली होती है। अमित ने लड़ाई बढ़ता हुआ देखकर खुद ही सॉरी बोल दिया। आई एम सॉरी मिस शीतल, माई नेम इज़ अमित। अमित को लगा बड़ी तीखी है साली, पर उसने कविता को शांत कर दिया। इतने में ही एक भाई साहब जो उसके बराबर वाली सीट पर बैठे थे, उन्होंने सर निकाल कर कहा, भैया खुली हुई गधी के पीछे नहीं जाते, लात मार देती है। उस पर शीतल को उसकी कहावत समझ नहीं आई, पर अमित उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उससे शीतल की समझ में आ गया कि उसने उसी को गधी कहा है और वो उसी से उलझ पड़ी। हाउ डेयर यू! पर उस आदमी की हिम्मत गजब की थी। उसने शीतल को बीच में ही रोककर अपनी सुनानी शुरू कर दी। आई डोंट केयर, ओके, माई नेम इज संजय राजपूत। अरे गांव वाले बेचारे क्या इंसान नहीं होते? तो ये शर्म नहीं आई उन पर हंसते हुए? शीतल उसकी खरी खरी सुनकर अंदर तक कांप गई। आगे कुछ बोलने का उसके अंदर अब साहस नहीं था। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और सुबकने लगी। लड़कियों की यही अदा तो मार देती है। सॉरी, राजपूत ने कहा। वो और जोर से रोने लगी। ये सब नाटक देखकर अमित इतना तो समझ गया था कि लड़की अकेली है। अमित उस लड़की को देखने के खातिर राजपूत के पास जा पहुंचा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है। आपका नाम तो मैं सुन ही चुका हूँ। राजपूत ने पीछे हटकर जगह दे दी। यार, ये लड़कियों के नखरे अजीब होते हैं। अभी खुद बीच में कूदी थी और मैं बोला तो अब रोने लगी। कोई समझाओ यार इसको। मैंने कहा सॉरी शीतल। उसने कहकर शीतल के माथे पर रखा हुआ हाथ पकड़ लिया। डोंट टच मी। शीतल ने अपना हाथ झटक दिया। राजपूत का पारा फिर से गर्म हो गया। अब देख लो, पहले तो इसके कपड़े देखो, कुछ भी छुप नहीं रहा, फिर कहती है गलत हो गया। राजपूत की इस बात पर अमित ने मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। अमित ने शीतल को देखा। उसने घुटनों से भी ऊपर का स्कर्ट पहना हुआ था, जो उसके सीधे लेट कर घुटने मोड़ने की वजह से और भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। राजपूत के ड्रेस पर कमेंट करने के बाद उसने अपनी टांगों को सीधा कर लिया था। छोड़ो यार, अमित ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा। अरे भाई, मैंने इसका अभी तक पकड़ा ही क्या है, हाथ छोड़कर। सोचा था लड़की साथ वाली सीट पर होने से रात अच्छी गुजरेगी, पर सारा मूड ही खराब हो गया। ऐसी गाली सुनकर भी वो कुछ न बोली। क्या पता अपनी गलती का एहसास हो गया हो। और सुनाओ दोस्त, अमित ने राजपूत से कहा। क्या सुनाऊं यार,
अपने को तो ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। मुंबई जा रहा हूँ किसी काम से। टाइम तो नहीं था, पर दीपक के बुलाने पर आना ही पड़ा। कुछ देर रुककर बोला, दीपक मेरे दोस्त का नाम है। अमित ने सोचा यूं तो ये रात यूं ही निकल जाएगी। अच्छा भाई राजपूत, गुड नाइट। काहे की गुड नाइट यार, इतनी गर्म लड़की साथ है, नींद क्या खाक आएगी। राजपूत ने शीतल को सुनाकर कहा। अमित वापस आ गया। कविता उसी का इंतजार कर रही थी बैठी हुई। अमित ने देखा बूढ़ा लेटा हुआ था, आंखें बंद किए। उसने कविता को अपने पास आने का इशारा किया। वो तो जैसे इंतजार ही कर रही थी, उठकर पास आकर बैठ गई। सुनीता भी सोने लगी थी। तब तक अमित ने अपने बैग से चादर निकाली और दोनों के पैरों पर अच्छे से डाल ली। कविता ने देर न करते हुए अपने काम में लग गई। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी, इसलिए इसका अगला भाग सुनना बिल्कुल न भूलें। इसका तीसरा भाग कल आएगा। और अब तक आपको कहानी कैसी लग रही है, इसकी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। शादी के बाद मैं और मेरे ठरकी बूढ़े ससुर घर पर अकेले होते थे। जब भी मेरे सीने से दुपट्टा सरक जाता तो मेरे ससुर ये देखकर अपने सूखे होंठों पर जबान फेरते और दौड़ते हुए बाथरूम में चले जाते। एक रात मेरे पति घर पर नहीं थे, तब ससुर ने बुलाया और कहने लगे, बहू मुझे गरम गरम दूध ला दो। मैं दूध लेकर आई तो उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, ये वाला नहीं। इतना कहकर ससुर जी ने दुपट्टा उतार कर मेरे दोनों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुजरे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है। उन्हें कभी भी किसी बात से इनकार न करना, वरना वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे शौहर फराज को एक आवाज़ देते, तब मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी, होश हवास उड़ने लगते थे। वो फौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रोब था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। शादी के 2 दिन ही गुजरे थे और आज तीसरा दिन था कि जब सुबह सुबह फराज ने मुझसे कहा कि आज हम साहिल समंदर पर घूमने जाते हैं। मैं भी खुश हो गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने फराज को पुकारा तो वो फ़ौरन से कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर से तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो जाओ ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम अपने कमरे में घुसकर अपनी बीवी से चिपक कर बैठे रहो। अपनी बीवी से भी कहो किचन की सारी जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत नहीं है जो उसके नाज़ो नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गई। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और इन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बना कर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फराज ने मुझे बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाया था कि अब्बू की बात का बुरा मत मनाना। 2 दिन तो मैं इसी कश्मकश में थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज तो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था। मैं तो मज़ीद घबरा कर रह गई थी। फराज जब कमरे में दाखिल हुए तब उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, यार माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, साहिल समंदर पर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। फराज तो फ़ौरन फैक्ट्री चला गया। मैं किचन में आकर बेदली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना बनाया था, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजमा को जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब घर पर बहू आ गई है तो साफ़ सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी।
तब मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो अचानक ही मेरा दुपट्टा सीने से सरक गया। मैंने पूछा, जी अब्बू जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से लेकर पाँव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज में अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगे। फिर कहने लगे, मुझे दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की हरकत बड़ी ही अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है और बाप कभी भी बेटियों को सर से पैर तक नहीं देखते। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटा और अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे भी पास बैठ जाया करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है। मैं पूरा दिन अकेला बैठा बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए कोई अलग से कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया, तब फौरन से पीछे कर लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध? ना बाबा ना, ये मैं नहीं पी सकता। मुझे तो गर्मा गर्म दूध पीना पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे पूरे वजूद पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में ऐसा जाने क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी। मेरे हाथों में तरी उतरने लगी, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। कहने लगे, जाओ इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और भागती हुई खड़ी हो गई। वैसे तो 2 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात करते दिखाई दे रहे थे जब मेरे शौहर घर में होते थे, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था। लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 2 दिन से फराज को चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे थे और गुस्से से फराज से बातें कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर ज़रा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास चली गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लग गया था। मैंने फ़ौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जल्दी से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाग तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आहें भरी थीं। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज़ मैरून रंग का जो फैंसी जोड़ा पहना था ना, बड़ा जच रहा था तुम पर। आज शाम को वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश तो फराज को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज़ का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब फराज फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब सी नज़रों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगते, फिर कहते, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध ला कर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें करती उनसे? मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। सोच रही थी कि मैं फराज से बात करूं, लेकिन कैसे करती? वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज़ नहीं कहता था, सर झुकाए अब्बा जी कहता रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं अपने किचन में काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर बुरी तरह सवार थी। मेरा पूरा वजूद हिल रहा था।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर मेरे साथ इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं फराज से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो शायद वो भी यही करता जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मेरे शौहर फराज थे। कहने लगे, शबनम दरवाज़ा खोलो। ये क्या बदतमीज़ी है, क्यों तुमने सुबह से दरवाज़ा बंद किया है? मैं कमरे में बैठी हुई फराज की आवाज़ सुनकर जल्दी से खड़ी हो गई और जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे बड़े गुस्से से देख रहे थे। फराज कहने लगा, तुम में ज़रा भी शर्म हया है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी है। ये शुगर के मरीज़ हैं, अगर अब्बू की तबीयत ख़राब हो जाती तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता? मैंने कहा, मैं इनकी ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप और कोई इंतज़ाम कर लें। मेरा ये कहना था कि फराज गुस्से से तिलमिला उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है? पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम, अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए हैं इस महारानी को आए हुए और अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था ये लड़कियां शादी के बाद क्या करती हैं और अलग होने के ख्वाब तो पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। फराज कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ाकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे बाप की पहले ही 5 बेटियां थीं। वो बहुत ही गरीब और नेक इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने शौहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरे ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें, उसकी बेबाकियाँ, उसकी औस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस वक्त फराज जितने गुस्से में था, मैं उन्हें सच बताती भी तो वो यकीनन मुझे झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब न दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, फराज इसको आखिरी बार अच्छे से समझा दो, इसके दिमाग को दुरुस्त कर दो, वरना मैं फिर इसकी माँ से जाकर बात करूँगा, इसके बाप से कहूँगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने एक गुस्सैल नज़र अपने ससुर पर डाली। फराज कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है ना ही कोई भाई बहन है। ऐसी जिंदगी के लिए तो लड़कियां ख्वाहिशें करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश मेरी सास और देवर और ननद होते तो आज मैं इन मसाइल से ना गुजर रही होती जिनसे मैं अब गुजर रही हूँ। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर? सिर्फ 2 वक्त की ही तो रोटी देनी पड़ती है, वो भी तुम्हें बहुत बोझ लग रही है। देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना ही ये फसाद देखने के लिए। फिर मैंने कहा, देखो फराज, ऐसा करें, आप ना अपने बाप की शादी करवा दें। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ फराज ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए? ये मेरे बाप की उम्र है शादी की। क्या मेरा बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकानी भारी पड़ रही हैं? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बातें हैं। मेरे बाप की उम्र 65 साल है, कब्र में पाँव हैं उनके, शुगर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले? अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूँगी। मेरी बात पर वो गुस्से से मुस्कुराए। कहने लगे कि मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभालोगी? देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री सब कुछ मेरे अब्बू के नाम है।
अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी। मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकलवा देगी इस घर से। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ। अब दोबारा से शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मेरे मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर खुद ही बर्बाद कर बैठूं। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं टप टप आंसू बहाती अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से फराज की आवाज़ आ गई। कहने लगे, शबनम बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बना कर दो। अब्बू को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और अपने कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया था, लेकिन फराज ने एक बार भी मुझसे ये तक नहीं पूछा कि तुमने पूरा दिन कुछ खाया भी है या नहीं, तुम भी खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। फराज का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से था। मैंने उसके बाद अपनी ज़ुबान बंद कर ली। फराज जब फैक्ट्री चले गए तो मेरे ससुर मुझे आवाज़ देने लगते। मैं बड़ी मजबूरी और बेबसी में उनके कमरे तक गई। मुझे देखकर तो मेरा ससुर कातिलाना हंसी हंसने लगा था। कहने लगे, तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारी खातिर वो मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर लेकर देगा। अपनी सोच को बदलो लड़की, तो बेहतर है। मैंने उसके पर अच्छी तरह से काट रखे हैं। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो, समझी तुम। मैंने इसीलिए किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की कि कहीं वो मेरे बेटे को उड़ाकर न ले जाए। इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप की हालत ऐसी नहीं है कि वो तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलहदा से कोई घर दिलवा सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगे, जाओ जाकर मेरे लिए दूध लेकर आओ। ये लफ्ज़ मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहा कि पेट्रोल डालूं और ख़ुद को आग लगा लूं। ऐसी ज़िल्लत मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अब यही करती थी कि खाना पीने की चीज़ें अपने ससुर के कमरे में पहुंचाकर फ़ौरन से बाहर आ जाती। न उनके पास बैठती, न उनसे बातें करती। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे ससुर ने तो फराज का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फरमाइश पर बिरयानी और शामी कबाब बनाए थे। बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। खाना खाते हुए कहने लगे कि आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बड़े मज़े का खाना बनाया है। फराज भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई। फिर जेब से मेरे ससुर ने 10,000 रुपये निकाले और मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, ये लो पकड़ो, तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि फराज मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अब्बू अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 10,000 रुपये पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरे ससुर भी जल्दी से खड़े हो गए। मेरी तरफ दौड़कर मुझे कसकर गले लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्सिमा। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं फराज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात नहीं थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बू का कौन सा तरीका है। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए कि मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाने का। अल्लाह ताला ने तो बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी।
मेरी इस बात पर फराज भड़क उठा। कहने लगा, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा गले लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर दिया। अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि अब्बू के दिल में जगह बनाओ, तुम हर वक्त हर बात पर एतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर अकड़ कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बू ने ये बातें नहीं सुनी, वरना मजीद मुसीबत में पड़ जाती। मेरे सर पर फिर उंगली उठाकर मुझे तंज करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ शबनम, अपना रवैया अब्बू से ठीक कर लो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, फराज, मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर लाकर दे दो या फिर अपने अब्बू की शादी करवा दो। ये कहकर मैं तो कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोर बेल बजी। फिर बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था और वो अब वापस आ चुका है, वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने अपनी पसंद की शादी की और मेरे ससुर उससे नाराज़ थे, इसीलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी। ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों को था कि फराज का कोई और भाई भी है। उन दोनों मियाँ बीवियों को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर अभी भी बड़े गुस्से में खड़े थे। कहने लगे कि अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर यहाँ क्यों वापस लाए हो, वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर फराज ने भी कहा कि अब्बू गुस्सा जाने दो, छोड़ दो ना, जो होना था हो चुका है, इमरान को गले लगा लें। बहरहाल मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत थी, दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र अदा किया था कि अब मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान भी फराज के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब मेरी देवरानी की जानिब बढ़ गई थी। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है अब्बू, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे कि एक बार मेरी देवरानी अमरीन जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ अमरीन? वो कहने लगी, मुझे अब्बू की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब सी नज़रों से देखते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बू बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते रहते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालते। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन फराज ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी। अगर अब्बू ने यही रवैया रखा तो मैं तो उससे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बरपा हुआ था जो कि मेरे और फराज के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बैरूने मुल्क में अकेला रह चुका हूँ। अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बू की रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई जो फराज की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अमरीन तलाक मांगने लगी। मेरा शौहर फराज जब मेरे कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा, फराज, आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बू से थी आज वही अमरीन को भी है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो अब्बू भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 60-65 साल है। आपको तो चाहिए था कि आपकी अम्मी की मौत के बाद कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी कर देते, ताकि वो हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद फराज की अकल में आ गई थी। एक बार उन्होंने अब्बू से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज़ हो गए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूँगा? तुम लोगों का दिमाग ख़राब है क्या? तो फिर फराज ने कहा कि एक बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर पड़ी हुई है, मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है।
पहले तो अब्बू ने नाज़ो नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ब खुद कहने लगे कि ठीक है, मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और उससे फ़र्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। फराज अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, अब्बू को एक बीवी की ज़रूरत थी। मेरी नई सास मेरे ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें भी हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे मुआशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अमरीन को करना पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरी सौतेली माँ की है। कैसे मैंने अपनी माँ को शराब पिलाकर उस काम के लिए राज़ी किया, ये आप इस कहानी में जानेंगे। मेरा नाम राज है और मेरे परिवार में मेरी सौतेली माँ, पापा और दीदी और मैं था। दीदी की शादी के बाद हम 3 लोग ही रह गए थे। हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में रहते थे। कोरोना के बाद सभी त्योहारों का जश्न बंद हो गया था। बाद में कोरोना तो नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोग तब घर से ही काम कर रहे थे। लेकिन कई लोग गांव चले गए थे। फिर 2021 के बाद में धीरे धीरे सोसाइटी फिर से भरने लगी थी। सभी त्योहार फिर से मनाए जाने लगे थे। दोस्तों, मेरी सौतेली मम्मी का नाम खुशबू है और वो अपने नाम की ही तरह सुंदर और खुले विचारों वाली है। वो बहुत ही समझदार है और मौक़ों का फ़ायदा उठाना अच्छी तरीके से जानती है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी सोसाइटी में एक बड़ी पार्टी का योजना बन रही थी। हमारी सोसाइटी में कुल 10 बिल्डिंग थी और तब सभी का एक साथ मिलकर जश्न मनाने का फ़ैसला हुआ। पार्टी के दिन मम्मी ने ब्लैक कलर की चमकीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना हुआ था। तब वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। पार्टी से पहले कोरोना के कारण मम्मी ने अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दिया था। तब वो घर में टी-शर्ट और पतली लेगी पहनकर योगा और प्रणाम करती थी। उनके योगा करते समय में उनको छुप छुप कर देखा करता था। अब पार्टी के दिन में मम्मी के साथ पार्टी स्थल तक गया। जैसे जैसे लोग वहां आने लगे, माहौल और भी मज़ेदार होने लगा। बाकी महिलाएं भी एक से बढ़कर एक तरीके से सज धज कर आई थीं। फिर पार्टी में डांस का कार्यक्रम शुरू हुआ और सभी लोग नाचने लगे। तब मैंने भी एक बियर की बोतल उठाई और कोने में छिपकर पीने लगा। डांस के दौरान एक लड़की जिसका नाम निशा था, वो मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी और फिर मुझे एक ऑफ़र दी। निशा ने कहा, चल मेरे घर पर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब मैं नशे में चूर था। मुझे वो सब करने का बहुत मन कर रहा था। तब जैसे ही मैं उसके साथ जाने वाला था, मेरी मम्मी वहाँ पर आ गई। वो वहाँ तक मुझे ढूंढते हुए आई थी। तभी उन्होंने मुझे देखा और मुझे पुकारा। तब मैं डर गया और फिर निशा वहाँ से चली गई। मैं भी मम्मी के पास चला गया। मम्मी ने कहा, ये पार्टी है तुम्हारी। तब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्हें मेरे मुंह से बियर की बदबू आई। उन्होंने पूछा, तूने बियर भी पी है क्या? कैसी बदबू आ रही है, शर्म नहीं आती? तब मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, मम्मी, इतने सालों में पहली बार पिया है, चलो ना, आज के दिन सेलिब्रेट कर लेने दो। मम्मी ने कहा, पार्टी चल रही है, मज़ा करो, लेकिन ये सब लुका छुपी मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो पापा की इज्जत का क्या होगा? तब मैंने कहा, मम्मी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तब मम्मी बोली, देखो बेटा, घर में थोड़ा बहुत चल जाता है क्योंकि घर की बात घर में ही रहती है, लेकिन बाहर वालों को बोलने का मौका मत दो। तब मैंने कहा, ठीक है मम्मी, अब आज का दिन ख़राब मत करो, तुम भी इंजॉय करो। फिर मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और पार्टी में ले गया। फिर वो थोड़ी देर बाद सामान्य हो गई। थोड़ी देर बाद लोग बाहर जाने लगे क्योंकि शराब ख़त्म हो गई थी। तब मम्मी मुझे एक टेबल के पास लाकर बैठ गई और बोली,
मुझे शराब पीनी है। जाओ उसी कोने में और एक बोतल लेकर आओ जहाँ पर तुम पी रहे थे। तब उन्होंने मुझे शराब लेकर उसी कोने में आने को कहा और खुद उठकर वहाँ से चली गई। तब मैं एक बोतल लेकर आया और 2 गिलास विस्की बनाया और वहाँ पर गया। मम्मी ने कहा 2 क्यों? मैंने कहा एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। तब वो गुस्सा होकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। फिर हमने चीयर्स किया और मम्मी ने जल्दी से ही अपना पैक पी लिया। फिर उन्होंने मेरा गिलास भी ले लिया और पीने लगी। तब 2 घूंट पीने के बाद मैंने गिलास उनसे लिया और कहा, मैं और लेकर आता हूँ। तब मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मम्मी पहली बार ऐसा कर रही थी। फिर मैंने बियर का एक छोटा बोतल लेकर आया और तब देखकर मम्मी हंसने लगी। फिर दोबारा से 2 पैक बनाए और एक मम्मी को दिया। तब मैं अपने पैक अभी आधा ही पी पाया था कि मम्मी अपना ख़त्म करके बोतल से ही पीने लगी। अब कोने में बैठकर पूरी टल्ली हुई मम्मी को किक लगने लगी थी। फिर मैंने उन्हें हॉल में लाकर बैठाया और ख़ुद बियर पीने लगा। तब रात के 11:55 हुए थे जब लोग फिर से आने लगे। सभी लोग छत पर एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए गए। तब मैं और मम्मी नीचे ही रहे क्योंकि वो थोड़ा नशे में थी। फिर मैंने मम्मी को पकड़कर न्यू ईयर का काउंटडाउन किया और जैसे ही 12 बजे मैंने उन्हें गले लगा लिया। तब मैंने पहली बार ऐसा किया था। तब मम्मी के गाल से पाउडर और मेकअप की खुशबू आ रही थी। फिर उन्होंने मुझे भी गले लगा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा। तब मैं थोड़ा हिल गया था, लेकिन फिर शांत हो गया। लेकिन तुरंत से उन्होंने फिर ऐसा किया तो हम कोने में चले गए। अब पार्टी में लोग फिर से नाचने लगे थे। तब मम्मी भी नाचने लगी और पापा उनके साथ डांस कर रहे थे। मुझे अब सहन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे मम्मी को घर ले जाने को कहा। तब मैंने मम्मी को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने कहा कि वो थोड़ी देर और रुकना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब हम घर पहुँचे, तब मम्मी ने कहा कि उन्हें और दारू पीनी है और फिर वो मुझसे चिपक कर नाचने लगी। फिर मम्मी ने कहा कि मेरा हाथ उनकी कमर पर रखूं और इस तरह करके हम धीरे धीरे डांस करने लगे। तब मम्मी नशे में थी और मेरे करीब आ रही थी। तब मैं भी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा और मम्मी ने कोई विरोध नहीं किया। जब मैंने और करीब जाकर हाथ फिराया तो तब मम्मी ने कहा, धीरे धीरे बेटा, तकलीफ़ हो रही है। ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो गया और धीरे धीरे नाचने लगा। थोड़ी देर बाद हम अलग हो गए और मम्मी सोफ़े पर बैठ गई। फिर उन्होंने अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए और सोफ़े पर रख दिए। वो आराम से बैठ गई थी। फिर मैं उन्हें देखता रहा और वो भी मुझे देखती रही। तब वो उठकर मेरे पास आई और मुझसे कुछ करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है और फिर एक हाथ से इधर उधर खुजाने लगी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। तब मैंने खुद को सहज करके उनकी मदद की। मैंने उनकी पीठ को सहलाया तो अचानक से मेरा उनसे छू गया। उसने तुरंत कहा, क्या हो रहा है? अपनी माँ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा, नहीं, ये सब अनजाने में हो गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ, भले ही सौतेली ही सही। तब मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये गलती से हो गया मम्मी। उन्होंने कहा, तुझे ज़्यादा गर्मी चढ़ी है इसलिए तूने ऐसा किया। मैंने कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ। मुझे खुजली हो रही थी इसलिए मैंने खुजाया, लेकिन तुम्हारा ध्यान वहाँ चला गया। तब मैंने दोबारा माफ़ी मांगी और कहा, ये ऐसा फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा गुस्सा हूँ। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, मेरा बेटा डर गया, मेरा बेटा डर गया। तब वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने मुझे सोफ़े पर ढकेल दिया और कहा, अब देखो मुझे कैसा लग रहा है। तब मैंने उन्हें देखकर कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मम्मी। तब उसने पोज देते हुए कहा, मुझे मॉडल की तरह देखो। फिर मैंने देखा और कहा, यार मम्मी, तुम बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही हो। तब उसने फिर मुझे चिढ़ाते हुए कहा,
क्या नई उस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ जिससे तुम कोने में चिपक रहे थे? तब मैंने कहा, मम्मी तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। तब उसने कहा, तो फिर उस छिपकली के अंदर तुम्हें क्या पसंद आया? तब मैंने जवाब दिया कि वो मजाक था मम्मी। फिर उन्होंने कहा, छोड़ो अब ये सब, चलो आज की रात को, नया साल को नए तरीके से शुरू करते हैं। तब मैंने उन्हें उठाया और कहा, क्या तुम तैयार हो? उसने मुझे मारते हुए कहा, अगर मैं तैयार नहीं हुई तो तुम मुझे रात भर ऐसे ही उठाए रखोगे। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर उन्होंने हंसते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, तुम्हें हमेशा जल्दबाजी होती है। फिर मैंने उन्हें उठाकर उसके कमरे में ले जाना शुरू किया। तब वो नाम मात्र के लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तव में वो कोई प्रतिरोध नहीं कर रही थी। फिर उसने लाइट जलाई और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। मैंने कहा, बताओ अब क्या करना है? उसने कहा, ये गलत है। तब मैंने कहा, मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन अब क्या सही है क्या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। फिर मैंने उसे समझाया, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, ये हमारे बीच ही रहेगा। तब उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा ना, फिर मुझे बाद में कैसा लगेगा? अभी तो मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में देखना भी नहीं चाहोगे। हमारे बीच की दोस्ती बहुत कीमती है। तब मैंने कहा, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो सब बदल जाएगा। मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, एक दोस्त के रूप में। तब उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना आज के बाद कभी कुछ मत उम्मीद करना। मैंने खुशी से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर उसने मुझे देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो मैं चला जाता हूँ। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस खींचा और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? तब मैंने कहा, तुम पहले क्यों आंखें बंद करके लेटी थीं? उसने कहा, लाइट मेरी आंखों में पड़ रही थी। फिर मैंने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। दोस्तों, तब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ से ये सारी बातें की। पार्टी के बाद हम पहली बार अकेले मिले थे। तब वो उठी, फिर लाइट जलाई और बाथरूम गई और वापस से आकर बिस्तर पर लेट गई। तब भी मैंने उसे देखा और कहा, मम्मी तुम बहुत सुंदर लगती हो। उसने कहा, अब तो मैं पतली हो गई हूँ, क्या अब भी पसंद आती हूँ? मैंने कहा, तुम्हें तो मैं कैसे भी पसंद करता हूँ, तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे, आज रात हम दोनों अकेले हैं। अब दरवाज़ा बंद कर दो और फिर खोलना मत। मैंने कहा, वाह मम्मी, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता था कि तुम पुराने ख्यालों की हो। तब उन्होंने कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ, जो भी मन में हो वो कर लेती हूँ। अब अगर तुम्हारे मन में भी कुछ हो तो खुलकर मुझसे कहो। तब मैंने कहा, मुझे तुम्हें नाम से पुकारने का मन है। इस पर उन्होंने कहा, तो फिर पुकारो ना। तब मैंने पहली बार अपनी सौतेली माँ को उसके नाम से पुकारा और फिर हम दोनों मिलकर हंसने लगे। उसी हंसी मजाक में मैंने मम्मी से कहा, मम्मी क्या पापा आपसे प्यार नहीं करते? उन्होंने कहा, अब नहीं, बस महीने में एक दो बार, वो भी बहुत मुश्किल से। मैंने कहा, सच में? उन्होंने कहा, हाँ सच में। फिर मेरी सौतेली माँ ने कहा, वैसे भी तेरे पापा तो मुझसे 15 साल बड़े हैं, अब कहाँ इतनी जान बची है उनके अंदर। तेरे पापा तो वाकई बूढ़े हो गए हैं। ये कहते हुए वो हंसने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए मम्मी? उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। जब भी तेरा मन करे तू आ जाया कर मेरे पास, मैं तुझे कभी ना नहीं कहूँगी। मैं तेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा, तो आज की रात बस हम दोनों के लिए है। तब हम दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें करना शुरू किया। तब उन्होंने बताया कि कैसे उसने अपनी जवानी में इतनी मुश्किलें झेली और कैसे उसने सब कुछ संभाला। मैंने भी अपने मन की बातें उन्हें बताईं, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। फिर उन्होंने कहा, तू जानता है बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है, तूने हमेशा मेरा साथ दिया। आज रात हम बस एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। फिर मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, मम्मी तुम सबसे अच्छी हो। फिर हम दोनों ने मिलकर थोड़ा और समय बिताया।
हंसते बोलते और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए। फिर मम्मी ने कहा, अब चल सोने का समय हो गया है। मैंने उसे बिस्तर पर सुलाया और खुद भी पास में ही लेट गया। तब हम दोनों ने आंखें बंद की और एक दूसरे के पास होने की गर्मी महसूस की। उस रात के अंधेरे में मैंने महसूस किया कि मम्मी मेरे लिए क्या मायने रखती है और मैं उसके लिए क्या हूँ। फिर सुबह जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि मम्मी अब भी सो रही थी। मैंने धीरे से उठकर उन्हें देखा और फिर किचन में जाकर उनके लिए चाय बना लाया। जब वो जागी तो मैंने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। उस दिन से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। जब से हमने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करने लगे, वो रात हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेकर आई थी, जिससे हम दोनों ने एक दूसरे की ओर भी करीब से जाना और समझा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।